हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। कल हमने वायु चैप्टर किया था, फिर जल किया है हमने, और आज हम करेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है ये 6th चैप्टर। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है, यानी कि जो वनस्पति है उसकी जो वृद्धि होती है वो टेम्परेचर पे ही निर्भर करती है, टेम्परेचर और नमी पर। इसके अलावा यह ढाल यानी कि स्टॉप एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है, यानी कि मिट्टी की जो लेयर है, मिट्टी की मोटाई कितनी है उस पर भी निर्भर करती है। किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अब सेकंड है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की क्वालिटीज़ यानी कि विशेषताएं। इन्हें विषुवतीय वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का मौसम कभी शुष्क नहीं होता। याद रखेंगे आप इस तरह की लाइन को, क्योंकि ये डाइवर्ट करके कभी कभी सेंटेंस बना के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या आगे भी पूछी जा सकती हैं। इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, क्योंकि शुष्क होती हैं, मतलब कभी जो है वहाँ पे मौसम जो है कभी शुष्क नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो है पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं गिरती हैं। तथा इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इन वन क्षेत्रों में जो है इन वृक्षों की जो प्रजातियाँ हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। अतः ये अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। इस कारण से वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं, यानी कि अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो जिसके कारण जो है वो वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और पूर्ण रूप से भी नहीं गिराते हैं। ये भी याद रखेंगे आप। नोट है यहाँ पर एक, उसको नोट करिए आप लोग। एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ठीक है, ये विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक होता है एनाकोंडा, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही पाया जाता है। तो ये नोट करेंगे आप। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, यानी कि वो इतने बड़े बड़े हैं कि वो पृथ्वी के फेफड़ों की तरह दिखते हैं, मतलब लगते हैं इस तरीके से। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं और सबोनी। तो ये एग्जाम्पल है, आप इनको नोट करिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, मिक्स करके भी मिसमिनियस करके ऑप्शन दिया जा सकता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक नाम दे दिया गया है, रोजवुड या सबोनी, इस तरीके से वहाँ पे आपको खुद देखना होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करेंगे और अच्छे से नोट करेंगे, ताकि आप लोगों को आगे अच्छे से पता रहे। आप चाहें तो उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसकी क्वालिटीज़ देखेंगे हम यहाँ पर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में है। ठीक है, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, यानी कि शुष्क मौसम में जो है यहाँ के जो वृक्ष हैं वह अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं, मतलब पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? एक तो है साल, सागवान, नीम और शीशम। आप याद रखेंगे ये एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, आबनूस, महोगनी और सबोनी।
और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन से हैं? साल, सागवन, नीम और शीशम। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा जब भी आप नोट्स बनाएं। पहले बुक में चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ये चीज़ें देखनी हैं और उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। इस प्रकार के वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। यहाँ ओक, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि इस कठोर और मुलायम दोनों तरीके के। ठीक है, याद रखेंगे आप कौन कौन से हैं? ओक, चीड़ और यूकेलिप्टस। ठीक है, अब थर्ड है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से हैं? ओक, ऐश, बीच आदि। फॉजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो पक्षी स्पेशली हैं इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि इस तरह के जो ये वाले पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना होगा। और जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम आ रहे हैं उनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे फलों की पैदावार होती है। यहाँ पे फल भी जो दिए गए हैं उनको भी नोट करेंगे आप, कहाँ पर? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। जो वनस्पति पाई जाती है आपको ये भी याद रखने पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं कहाँ पर? पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के। ठीक है, यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। कहाँ पर? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप। ठीक है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। फोर्थ है यहाँ पर शंकुधारी वन। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो ये वन होते हैं ना शंकुधारी, ये हिमालय में जो है अधिक पाए जाते हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा में। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती होते हैं। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन यानी कि वृक्ष होते हैं, सदाबहार वाले होते हैं। इन वृक्षों के जो काष्ठ हैं उनका उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम करती है। तो यहाँ पे एक नोट है, चीड़, देवदार शंकुधारी वन में आएंगे। ऐश, बीच और ओक आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन में आएगा। सागवान और साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। रोजवुड, सबोनी, आबनूस, महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये चारों आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिफ्थ है आपका उष्णकटिबंधीय घास। यहाँ पे हम घास के बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी एक तरफ उग जाती है, यानी कि किसी भी एक तरफ को, एक साइड में मतलब उग जाती है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैली है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। इस घास में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर
पाए जाते हैं। यहाँ पे जो जानवरों के नाम दिए गए हैं वो भी आपको नोट करने हैं, किस में पाए जाते हैं। जो ये जानवर अगर आपको पूछे जाए, कभी एग्जाम्पल दिया जाए, तो उष्णकटिबंधीय घास वाले वनों में, ठीक है, मैदानों में। शीतोष्ण घास स्थल के बारे में जानेंगे। शीतोष्ण घास स्थल अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं तथा यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। यानी कि जो ये शीतोष्ण घास स्थल होते हैं, जो यहाँ पे घास पाई जाती है, छोटी और पौष्टिक होती हैं। इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कभी आपसे पूछा जाए बाइसन और एंटीलोप और आपको शीतोष्ण घास स्थल दिया गया है एक तरफ, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल दिए गए हैं, तो आपको चुनना होगा कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों को टुंड्रा वनस्पति भी कहा जाता है। यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती हैं उनको टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। आपको यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम याद रखने पड़ेंगे और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो भी याद रखना होगा। विश्व में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास स्थल है। कभी पूछा जाए आपसे सवाना घास स्थल के बारे में और वहाँ पे सेंटेंस अगर आपको ये दिखता है मैच खाता हुआ, तो वो सही होगा। अगर उसको डाइवर्ट करके भी पूछा है तब भी आप उसको ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को आप अच्छे से नोट करिएगा। ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास स्थल जिन्हें स्थानीय भाषा में कंपोज कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूछ लिया आपसे और वहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं, कंपोज भी दे दिए गए, लानोस भी दे दिया गया, सवाना घास भी दे दिया गया, तो वहाँ पे कौन सा सही होगा? सवाना घास सही होगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। कभी ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास स्थल जिनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है। और वेनेजुएला के घास स्थल होते हैं जो, उनको क्या कहते हैं? लानोस, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं तीनों। यहाँ पे एक नोट है, पंपास दक्षिण अमेरिका, प्रेयरी उत्तर अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ के घास स्थल हैं जिनको इन नामों से बुलाया जाता है। तो आपको ये नोट करने हैं, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को नोट्स समझ में आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जितने भी आने वाली वीडियो है वो जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। कल हम देखेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, जो हमारा 7वां चैप्टर होगा। इसे मानव बस्तियाँ, जलमार्ग, इनके बारे में देखेंगे हम। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर आज फिनिश होता है। तो आप सबको मेरा कल तक के लिए बाय बाय।